के किसानों की सेवा के महान मकसद को पाने के लिए उनमें और बाकी आम किसानों की खेती में अंतर रहता। अब मेरी खेती और बाकी आम किसानों की खेती, उसमें बहुत फर्क है। मैंने कोई खेती के लिए नहीं की थी, तो खेती मैंने प्रयोग करने के लिए की थी। खेती से गरीबी क्यों निकलती है, इसलिए अलग अलग तरह की फसलें लेके मैंने बहुत तरह के प्रयोग किए हैं। और एक शहरी शरद बन गए एक कृषक और किसानों के नेता शरद जोशी, जिनके नेतृत्व में 1978 में शेतकरी संगठन का महाराष्ट्र में निर्माण हुआ और राष्ट्रीय स्तर पर किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ मिलकर भारत के 14 राज्यों से जुड़ गया एक नई क्रांति के लिए। आंदोलन चलाते चलाते न जाने कब शरद जी का अपना व्यक्तिगत जीवन छूट गया। अचानक एक दिन खबर आई, उनकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। जब उनका देहांत हो गया तो डॉक्टर के कहने पे मैं उसको मिलने भी नहीं जा पाया था। मैं वर्धा में ऑल इंडिया किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी की स्थापना करने में जुड़ा था जब उसका देहांत हो गया। मेरे पुणे वापस आने तक लड़कियों ने सारा कुछ संभाल लिया था। बड़ी समझदार सूझबूझ वाली लड़कियां थी, तो उनका समाधान न करने की मैंने कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरा समाधान करने के लिए उस समय कोई नहीं था। अब मुझे लगता है कि शायद मेरी लड़कियों के मन में आज भी ये बात है कि उनकी माँ जाने के बाद जिस तरह से एक बाप ने उनके साथ संबंध बनाने चाहिए थे, उस समय उन दिनों में तो मैं नहीं बना पाया। ये मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे परिवार माँ के चले जाने पे उद्ध्वस्त हो जाते हैं। बाप चला जाने से परिवार कभी उद्ध्वस्त नहीं होता, क्योंकि माएँ हमेशा संभाल लेती है, बच्चों की पढ़ाई देखती है, सब कुछ देख लेती है। मेरे अनुभव में मैंने कितने परिवार देखे हैं, माँ जाने के बाद घर अच्छा रहा, ये बहुत कम दिखाई देता है। अपने जज्बात को अपने सीने में दबाए शरद जोशी की अगर कोई अधूरी इच्छा रह गई तो सिर्फ इतनी कि काश उनकी जीवन साथी लीला, जो बहुत मजबूत महिला थी, उनकी ही तरह आर्थिक नुकसान का सदमा बर्दाश्त कर पाती। खेती का नुकसान, वो जिसमें पोल्ट्री का भी नुकसान आता है, वो नुकसान देख के मैंने अर्थशास्त्री के रूप में सिद्धांत बनाए। जब पोल्ट्री में इतना नुकसान हुआ कि आगे उनको मन में बहुत ये सदमा लगा कि मेरे ये पोल्ट्री के कारण सारा घर परिवार नुकसान में आ रहा है, तो सदमा सह नहीं सके। मैं अर्थशास्त्री होने के कारण उसका सिद्धांत रूप से कुछ अभ्यास किया, आंदोलन खड़ा किया। वो औरत थी, वो सह नहीं सकी। सह तो शरद जोशी भी नहीं पाते, लेकिन अपने फौलादी इरादों और मजबूत निश्चय के बीच उन्होंने तो गरीबों और किसानों को अपना परिवार बना लिया था। फिर भी कहीं ना कहीं उनको अपनी दोनों बेटियों की बहुत फिक्र थी। मेरी बड़ी बेटी कुछ समय के लिए उसकी माँ के साथ, नानी के साथ रहती थी, कुछ समय के लिए, 1-2 साल एग्जाम होने के पहले। छोटी बेटी जो थी वर्धा में, उसके एडमिशन होने के बाद वहाँ के हॉस्टल में वो रही। और वहाँ की जो प्रिंसिपल थी, जो एक समय पूरे हिंदुस्तान की आरोग्य मंत्री रह चुके, एक बड़ी गांधीवादी नेता थी, उनके मन में मेरे प्रति बहुत ज़्यादा आदर होने के कारण उन्होंने अपने को उसका गार्डियन समझा और उसकी परवरिश की। इस बात का शायद शरद जोशी को भी ज्ञान नहीं था कि अपने ग्रस्त जीवन को पीछे छोड़कर देश के किसानों के उद्धार का उद्देश्य उनसे बहुत बड़ी कीमत मांगेगा। मुझे इस बात का कुछ फक्र भी है कि माँ के जाने के बाद भी मेरी दोनों लड़कियाँ अच्छी पढ़ी, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी भी सीख लिया, एसएससी में अच्छे मार्क हासिल किए, एक बढ़िया डॉक्टर, सुपर स्पेशलाइजेशन डॉक्टर किया है, एक आर्किटेक्ट है दोनों प्रदेश में। तो कम से कम बाहरी रूप से उन पे कोई उल्टा असर हुआ उनके जिंदगी में, जो हैंडीकैप वो दूर ना कर पाई, इस तरह के हैंडीकैप माँ के जाने से उनको मिला, ऐसा मुझे नहीं लगा। रह गईं तो सिर्फ यादें, ऐसी यादें जिनको शरद जोशी ने आज तक दिल के किसी कोने में संजो के रखा है। लेकिन इस तरह के किसानों के उद्धार की मंजिल पाने में वो उनकी ताकत बने, कमजोरी नहीं। और मुझे लगता है, अब मैं पीछे जब देखता हूं, कि मैं अपने घर वालों से ज्यादा कठोर रहता था
और नौकरी में जिनसे संपर्क आता था उनसे ज़्यादा मिठास से बात करने की कोशिश करता था। मुझे याद है एक दिन मेरे बीबी ने ये कहा था, एक इंस्पेक्टर था, उसको मैंने सस्पेंड किया था कुछ गलत काम करने के लिए। वो और उसकी बीबी मेरे घर में आई हाथ जोड़ के विनती करने के लिए कि सस्पेंशन खत्म किया जाए। मैं उसके साथ इतनी अच्छी तरह से बोलते रहा कि वो जाने के बाद मेरे बीबी ने कहा कि आप ऐसे हमारे साथ कभी नहीं बोलते, जिसने इतना गुनाह किया है, गलतफहमी की है, उनके साथ आप बहुत अच्छे पेश आते हो, हमारे साथ नहीं आते। लेकिन ये होता है कि गैरों से अच्छा बर्ताव रखना और अपने के साथ जुर्म करना, ये बहुत लोगों ने गलती की है, वो मैंने भी उस समय की, ऐसा आज मुझे लगता है। इतिहास में बहुत ही कम मिसालें ऐसी होंगी जहां एक व्यक्ति ने अपनी निजी जिंदगी के ऊपर रखा अपना लक्ष्य, औरों के लिए, देश के लिए। ये बलिदान नहीं तो और क्या है। जब मैं स्विट्जरलैंड में था, बहुत ही चुस्त, बहुत ही अच्छी सेहत थी, माउंटेनियरिंग करता था, घूमने जाता था। यहाँ भी आने के बाद ये सारे पहाड़ है ना, मैंने जितने चढ़े इतने दूसरे किसी ने नहीं चढ़े। सामने का तुकाराम महाराज का जो पहाड़ है भामचंद्र का, वो मैं हर रोज सुबह शाम चढ़ता था। और वहाँ से आदतें बदल गई और माहौल बदल गया। डॉक्टर मानते हैं कि यूनाइटेड नेशंस की नौकरी के बाद यहाँ चले आना, कभी जेल में, कभी कहाँ, खाने का कोई रेगुलरिटी नहीं, कभी क्या खाए, कितने बजे खाए, उसका कोई नियम नहीं, कभी सोए कभी ना सोए। और वहाँ की जो मानसिकता थी कि मैं कुछ कहाँ पहुँचा हूँ, वहाँ से तुरंत यहाँ आके अपने को जानबूझकर सामाजिक कार्य के भी सबसे निचले पहिए पे रखना, ये साइकोलॉजिकली बहुत बड़ा शौक होता है। और मुझे लगता है वहाँ से मेरी जो सेहत थोड़ी नाजुक हो गई वो आज तक है। लेकिन उसके साथ ये भी कहना चाहिए कि मुझे पहला जब स्ट्रोक आया था तो उसके बाद में डॉक्टर ने मुझे पूछा था कि आप कौन से भगवान की पूजा करते हो। मैंने उस समय कहा, जो कि आज मेरा मत नहीं है, मैंने कहा मैं तो नास्तिक हूँ, मैं भगवान को नहीं मानता। और उन्होंने कहा कुछ भी मानते हो तो ये बहुत ही ताकतवर शक्ति है, क्योंकि आपके बारे में एक अद्भुत बात बनी है कि जैसे आपको पहला स्ट्रोक आया उसी समय कोलैटरल डेवलप होकर उन्होंने आपके हार्ट के मसल को बचाया है, नहीं तो आप जिंदा नहीं रहते। 50 की उम्र, 50 के आसपास में जो पहले स्ट्रोक आते हैं वो बड़े मैसिव स्ट्रोक होते हैं, लेकिन मेरे बारे में कोलैटरल डेवलप हुए। आज मैं ये मानता हूँ 98-99 में जब मुझे बाईपास करनी पड़ी तो सारा ही मेरा बायां अंग खत्म हो गया था, हलचल नहीं, आर्टिकुलेशन नहीं था। किसी को नहीं लगा था कि मैं फिर अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। कहते हैं समय किसी के लिए रुकता नहीं। वो वक्त भी आ गया जब शरद जोशी को अपनी फूल जैसी बेटियों को शादी कर विदा करना था। उनकी पहली बेटी श्रेया शहानी। और दूसरी पुत्री डॉक्टर गौरी चंद्रशेखर, जो आज विदेश में सफल व्यवसायी हैं। पहले उनकी पत्नी का कम उम्र में देहांत और उसके बाद अपनी दोनों बेटियों की शादी के बाद 7 समंदर पार विदाई शरद जोशी को अपने परिवार से बिछड़ना कुदरत की अब नियति बन गई है। मेरी अभी तीसरी बेटी है ना दीदी जी, वो अभी इस तरह से मैं बेटी मानता हूँ कि वो कब मेरी बेटी बन गई उसका मुझे पता भी नहीं। हम 1999 में नर्मदा के आंदोलन के लिए गुजरात में गए थे। हम नर्मदा बांध बनना चाहिए पक्ष के थे और महाराष्ट्र की मेधा पाटकर बांध के खिलाफ में थे। तो उस समय एक अखबार में मैंने खबर देखी कि एक किसी लड़की ने, उसका नाम तो उस समय मैं नहीं जानता था, ये कहा कि अगर मेधा पाटकर सारे गुजरात के हित को खतरे में डाल रही है, ये कह के कि अगर बांध बनता है तो मैं जल समाधि लूंगी, तो मैं ये कहूंगी कि अगर बांध नहीं बनता तो मैं सरदार सरोवर में डुबकी ले लूंगा। तो मुझे बहुत आश्चर्य लगा, गुजरात की लड़की इतनी हिम्मत करके बोल रही है।
दूसरे दिन ये हुआ, संयोगवश वो भी बड़ौदा में ही रहती थी, उसने हमारे कार्यालय का जो बोर्ड था वो देखा, नर्मदा आंदोलन, वो अंदर आ गई, देखने लगी इधर उधर, और उसने वहाँ बैठे बैठे कुछ काम हो तो मदद करते करते कुछ बातें करनी शुरू कर दी। हम सारे लोग वहाँ कार्यकर्ता इकट्ठा हुए थे, किसी का कोई इंतजाम नहीं था, किसी का खाने का इंतजाम नहीं, नाश्ते का इंतजाम नहीं, कपड़े धोने का इंतजाम नहीं, नहाने का एक इंतजाम होता था क्योंकि बाद में बाथरूम था। और हम एक हमारी कार्यकर्ती महिला नवापुर के पास रहती थी, नवा गांव के पास, तो वो कभी कभी 2-3 दिन में आकर ये कपड़े लेकर उसके घर जाती थी, कुछ धो के ला देती। तो ये बेटी ने वो देखा, उसने कहा आप इतना कष्ट क्यों करते, आप तो जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू के ऊपर के हो गए जो पेरिस से कपड़े धुला के लाते थे, किस तरह का किसान आंदोलन चला रहे हो। तो ये काम उसने खुद पे अपने ले लिया, कपड़े लेके जाने लगी और दूसरे दिन बिल्कुल अच्छी तरह से धो के प्रेस करके लाके देने लगी। लेकिन सुबह के लिए फिर उसने कुछ 2-4 लोगों के लिए क्यों न हो कुछ गुजराती तरह का नाश्ता लाना शुरू कर दिया। ऐसे वो इतनी हमारे साथ जुड़ गई कि उससे अलग करने की कभी बात ही फिर नहीं निकली। वैसे वो गांधी परंपरा के, गांधी संस्था में खास करके बाल शिक्षण के काम में वो जुटी थी ताराबाई मोडक के साथ। और वैसे उनके विचार एक नर्मदा छोड़ के मिलने वाले नहीं थे। नर्मदा आंदोलन गुजरात में करते हुए मेरा ये बहुत आक्षेप रहा कि सारी गांधीवादी संस्थाएं मेधा पाटकर को ही गांधी समझ के उसके साथ जुड़ते थे। और ये गांधी परंपरा की गांधी संस्था से जुड़ी हुई एक लड़की, अब वो भी उस समय 40-45 साल की थी, ये काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता था। शरद जोशी के परिवार में 4 भाई 2 बहन थे। हम सब मिलके 2 बहनें और 4 भाई है। दोनों बहनें अभी है, सबसे बड़ी बहन, दोनों बहनें हैं। और मेरा एक भाई यहाँ दिल्ली के पास ही रहता है। मेरे छोटो भाई में से एक भाई पुणे में रहता है, एक भाई अमेरिका में था, वो अभी अभी गुजर गया। अपने निजी दर्द को अंदर ही संजोए शरद जोशी अक्सर अपने आप को ढाल लेते हैं अपनी विरासत में मिली संगीत कला के प्रेम में और लीन हो जाते हैं पसंदीदा गायकों के दर्द भरे नगमों के बीच। सिंगर अलग अलग समय के पसंद होते हैं, लेकिन अगर खास करने हैं तो खास करके पुरुषों में तो सैगल और मुकेश, ये दोनों मेरे पसंदीदा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत समय जब हम अकेले जाते रहते हैं शिवकवि संगठन के काम के लिए, तो मुंह से उनके गाने आ जाते हैं। सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा राजकुमारी, सो जा। दिल जलता है तो जलने दे, दिल जलता है तो जलने दे, आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है तो जलने दे। कहीं न कहीं अपनी जिंदगी की कहानी सहगल और मुकेश के गीतों में ढूंढते शरद जोशी को एक और आवाज प्रेरित करती रही है, जिसका वो बहुत सम्मान भी करते हैं। ये सीधी बात है, लता मंगेशकर ये सब सारे गाने उनके ही सुनने पड़ते हैं। बहुत दिनों के पहले जब ये बात नहीं हुई थी तो मैंने ये कहा था कि सारे देश में अगर राष्ट्रभाषा हिंदी बन गई है तो इसका श्रेय जाना चाहिए लता मंगेशकर को, और भारत रत्न उसको देना चाहिए। जब उसके कम से कम पहले 15 साल मैंने कहा था कि उसको भारत रत्न देना चाहिए, और उसके गाने बोलने को मुझे नहीं कहना, ये मेरे बस की बात नहीं है। देश प्रेमी शरद जोशी को संगीत का बहुत ज्ञान है, फिर भी वो अपने परिवार वालों को ही इसका श्रेय
देना चाहते हैं। मेरी बड़ी बहन जो आजकल जबलपुर में है, वो आज भी म्यूजिक के क्लासेस चला रही है, और मुंबई में भी जो मेरी बहन है वो भी वायोलिन बहुत अच्छा बजाती थी। लेकिन मैंने कभी, मुझे म्यूजिक जमाने, इसका कारण ही है, मुझे लगता है कि मेरी बुद्धि जो है वो ज़्यादा अरिथमेटिकल है। यानी मैंने जब हारमोनियम बजाने की कोशिश करता हूँ तो सुर के अनुसार अंगुलियाँ घुमाने के बजाय मैं ये सोचता हूँ, पहले सफ़ेद काली पे, फिर तीसरे काली पे, इस तरह के गणित करता रहता हूँ, तो मुझे संगीत कभी जमा नहीं। ये शरद जोशी का बड़प्पन और निस्वार्थ संस्कारों का परिणाम ही है कि वो कभी भी अपनी कला की विरासत का श्रेय खुद नहीं लेते। सारी बातों में मुझे मानना चाहिए कि मुझे संगीत का कान नहीं है। ये आश्चर्य है, क्योंकि मेरी माँ संगीत बहुत अच्छा जानती थी। कोई भी ट्यून सुनाई देता तो तुरंत हारमोनियम पे बजा सकती थी। जिस इंसान ने शरद जोशी को जिंदगी की हर लड़ाई में विजेता बनाने का लक्ष्य दिया, वो है उनकी माँ। शरद जोशी की निर्भीकता, दिलेरी और बहादुरी के पीछे उनकी माताजी ने उन पर पूरा प्रभाव छोड़ा है। मेरी माँ एक घर में ऐसी पैदा हुई बचपन से, उसमें उसके आंखों में कुछ दोष था, इसलिए वो पढ़ाई नहीं कर पाई। इसके बावजूद वो संगीत में बहुत ही ज़्यादा जानकार थी। कोई भी गाना सुने तो तुरंत ही हारमोनियम लेके वो सुर निकाल सकती थी। कविता अच्छी तरह से लिखती थी, और आखिर तक, यानी वो जब गुजर गई तब उस 80 साल से ज़्यादा उम्र की थी, लेकिन तब तक आंखें खराब होने के बावजूद वो इलेक्ट्रिक का, उसका बहुत शौक था, इलेक्ट्रिक का काम बहुत करती रहती थी, पॉजिटिव नेगेटिव वायर जोड़ के। तो आखिर तक वो, आखिर के दिन तक काम करती रही। बहुत ही विशेष ऐसी मेरी माँ थी। अपनी माँ की कविता इन्हें भले ही याद न हो, लेकिन महान देश प्रेमी स्वातंत्र वीर सावरकर की पंक्तियों को शरद जोशी हमेशा गुनगुनाते रहते हैं। की घे तले वतन है अमी अंधतेने, लब्ध प्रकाश इतिहास निसर्ग माने, जे दिव्य दाह कमणोनी असावयाचे, बुद्ध्याची वाण धरले करिहे सतीचे। बहुत ही सुंदर कविता है, और ये जब ध्यान में लेते हैं कि ये कविता लिखने वाला अपने घर से जब निकला तो बैरिस्टर बनने के लिए निकला था, और वापस आया तो अंग्रेजों की जेल में हथकड़ियाँ डाले हुए अंडमान की जेल में रखा गया था। तो उस जमाने के ये जो वीर थे, जिन्होंने जानबूझकर अपना सारा परिवार उजेड़ कर दिया, उनकी मन की ज्वाला क्या थी उसका अंदाज देने वाली ये कविता है। हमने सोच के ये काम के हाथ में लिया है ना, या ऐसे ही लिया? अगर सोच के हाथ में लिया है तो उसके लिए जो त्याग करना चाहिए, जो बलिदान देना चाहिए, वो हमारा फर्ज बनता है, कोई विशेष बात नहीं है। और ये करते करते बहुत ही घनघोर उसके परिणाम भी होंगे, और जेल में हमको सारी जिंदगी भर सड़ना भी पड़े तो हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। ये हमारा काम, बलिदान चलता ही रहेगा। विभिन्न कलाओं के प्रेमी शरद जोशी और आज के बाकी नेताओं की तरह क्या फिल्म जगत के कलाकारों से भी दोस्ती है? दिलीप कुमार को मिलाऊं क्योंकि वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज बब्बर को मिलाऊं क्योंकि वो वीपी सिंह के बहुत करीबी थे। बाकी मेरी यादगार में तो कोई फिल्म वाले को मिले याद नहीं। असाधारण व्यक्तित्व के शरद जोशी का अपना व्यक्तिगत जीवन बहुत ही साधारण है। दुनिया की धन दौलत और आडंबरों से दूर महाराष्ट्र में अंबेठान नामक एक छोटा सा गांव, और उस गांव में उनका ये छोटा सा संसार, जिसमें पूरे जहां का दर्द समेट कर रखा है। खाने पीने में शरद जोशी के कौन से व्यंजन दिल के करीब हैं? मुझे नमकीन चीजें ज्यादा पसंद है, मीठी चीजें पसंद नहीं होती। इसका शायद कारण ये है कि अभी तो मुझे डायबिटीज भी है, तो मीठा खाना वैसे भी पसंद नहीं होता, लेकिन नमकीन चीजें, चटपटी चीजें पसंद है।
जैसे हम नर्मदा परिक्रमा में चलते थे तो सुबह 3 साढ़े 3 बजे उठ के चलने लगते थे, 8 साढ़े 8 बजे किसी शहर पहुंच जाते, तो उस समय का जलेबी खाना और वहाँ का गरम गरम दूध पीना ये बात अलग है, लेकिन ये कोई हमेशा की बात नहीं। किसानों के हितैषी शरद जोशी के काम करने की प्रणाली पूरी तरह से आधुनिक है। खास तौर पर अपने निजी और व्यावसायिक जीवन में कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली और सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स का प्रयोग करना उन्हें बहुत पसंद है। शरद जोशी की विभिन्न सेवाओं को देखते हुए सरकार ने उन्हें बहुत सी कमिटीज और योजनाओं में महत्वपूर्ण पदों पर सुशोभित किया है। समय समय पर शरद जोशी को सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा सम्मानित किया जाता रहा है। एक अच्छे नेता होने के साथ साथ शरद जोशी एक जाने माने पत्रकार भी हैं, जिनके लेख नियमित रूप से प्रतिष्ठित समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहते हैं। शरद जोशी को एकांत बहुत प्रिय है। वो अक्सर अपना वक्त ज्ञान की विभिन्न पुस्तकों के बीच बिताते हैं। शायद यही वजह है कि उनके ज्ञान से लाखों लोगों को एक नई दिशा, एक नई मंजिल प्राप्त हुई है। शरद जोशी अपने को एक पति के रूप में कैसे देखते हैं? मैंने कभी अपने परिवार को अपनी सिद्धांत उन पर थोपने की कभी कोशिश नहीं की, जिसके बारे में मैं महात्मा गांधी से भी अपने को ऊपर का समझता हूँ। गांधी जी के जीवन चरित्र पढ़ने के बाद उन्होंने कितने लोगों पर क्या अन्याय दूर किए होंगे, लेकिन उसके लिए कस्तूरबा के ऊपर कितने अन्याय किए वो मैं देखता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि इस बारे में तो मैं उनसे थोड़ा ऊपर हूँ। शरद जोशी एक पिता के रूप में अपने को कैसा पाते हैं? मैंने कभी किसी को सिखाया नहीं, और इसका एक उदाहरण है 1986 में, यानी उनकी मां चले जाने के 4 साल बाद हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कपास के निर्यात पे पाबंदी चालू रखे हुए सिंथेटिक फाइबर के आयात करने की अनुमति दी। उस समय हमने एक आंदोलन किया था, क्योंकि कपास की कीमतें गिरती थी, कि सिंथेटिक फाइबर का, जिसे मैंने राजीवस्त्र शब्द का दिया था, राजीवस्त्र का बहिष्कार किया जाए। बड़ा आंदोलन चला, जगह जगह पे राजीवस्त्र की होलियां बनाई जाती थी। और उस समय मेरी छोटी बेटी वर्धा के मेडिकल कॉलेज में पढ़ती थी। पत्रकार रहेंगे। मेरी मुलाकात होने के बाद कुछ लोग उसके पास गए, और संयोगवश ऐसे हुआ कि जिस दिन वो गए उस दिन मेरी बेटी गौरी सिंथेटिक फाइबर तेवलिन के कपड़े पहन के बैठी, और उसको पत्रकारों ने सवाल पूछा कि आपके पिताजी वहाँ ये सिंथेटिक फाइबर की होलियां कर रहे हैं और आप वही पहनते हो? तो उसने तुरंत जवाब दिया, मेरे पिताजी ने मुझे कभी भी क्या पहनूं, क्या नहीं पहनूं, क्या बोलूं, क्या नहीं बोलूं, इसके बारे में कोई आदेश नहीं दिया। मेरे को एक स्वतंत्र व्यक्ति मानते हैं, मेरा वो अधिकार है, मुझे जो अच्छा लगे वो मैं पहनूंगे। उनके जो विचार है उनके लिए कभी भी उन्होंने अपने परिवार पे अपने विचार थोपने की कोशिश भी नहीं। अपनी जिंदगी में शरद जोशी ने कितने ही पड़ाव पार किए, कितनी ही राहें बनाई, कितनों को नई दिशाएं दी, कितनी ही उपलब्धियां हासिल की और कितनी ही मंजिलें पाई। फिर भी इन सब के बावजूद आखिर ऐसी कौन सी ख्वाहिशें हैं जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई?
देखिए, जब हम एक चीज करने का सोचते हैं और वो करना शुरू कर देते हैं तो दूसरी बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनका रास्ता आप छोड़ देते हैं। अब मैंने स्विट्जरलैंड में यूनाइटेड नेशंस की मैं नौकरी में था, वो छोड़ के इस काम के लिए मैं आ गया। इसका मुझे कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन अगर मैं यहाँ नहीं आता तो वहाँ क्या क्या कर सकता था, कहाँ तक पहुँच सकता था, अनुभवों की कितनी विशालता आ सकती, उसकी कल्पना तो आज तो मैं नहीं कर सकता। एक रास्ता चुन लिया तो दूसरे रास्ते में जाके क्या होता उसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। अब लेकिन मैं यहाँ आया, मुझे बहुत संतोष है कि मेरा एक परिवार थोड़ा उजड़ गया, लेकिन इतने सारे परिवार मुझे मिले हैं, मुझे बहुत संतोष है। अपनी भरपूर जिंदगी में अनेक विजय स्तंभों को अर्जित करने के बीच शरद जोशी खुद किस बात को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी उपलब्धि मानते हैं? मुझे हिंदुस्तान भर के, केवल महाराष्ट्र के नहीं, सारे हिंदुस्तान भर के किसानों का जो प्यार मिला वो मुझे सबसे बड़ी उपलब्धि है। और एक नए विचार किसान के अर्थशास्त्र के, किसान खेती के अर्थशास्त्र के बारे में जो मैंने आगे रखा, उसकी जो आज सारे हिंदुस्तान में मान्यता हुई है, इसके लिए मुझे बहुत संतोष है कि एक तरह से मैंने इकोनॉमिक्स में एक तरह की क्रांति की। विश्व का इतिहास रहा है, कई महापुरुष अपने जीवन में खतरों से जूझते हैं। जाहिर है शरद जोशी के विचारों से मतभेद रखने वाले भी उनकी जान के पीछे पड़े हों। निर्भीक और दिलेर शरद जोशी पर इन खतरों का क्या प्रभाव पड़ता है? मेरे पास बहुत सारे मौके आए, बहुत सारी धमकियां मुझे मिली है। गन्ने के आंदोलन में जब मैंने शुरू काम किया तो महाराष्ट्र के गन्ने की मिल्स वाले जो लोग हैं, उनकी तो क्या खासियत है आपको मालूम है। बहुत सारे मुझे लगता है कि यहाँ हमारे जिले में आओगे तो एक ट्रक आपकी जाएगी तो किसी को पता नहीं चलेगा। ये बातें मैंने सारी देखी है। लेकिन जब मैं मिनिस्टर के रैंक का था तब भी मैंने, आज तक मैंने एक भी सिक्योरिटी गार्ड कभी लिया नहीं और मुझे कभी उसका डर नहीं लगा। निडरता और साहस तो शरद जोशी ने विरासत में पाए हैं, फिर भी मृत्यु के बारे में शरद जोशी के क्या विचार हैं? ठीक तरह से मरण आना ये बहुत भाग्य की बात है। जीवन और मरण के इस अनोखे खेल में शरद जोशी को इंसान की क्या भूमिका लगती है? मैं मानता हूं कि जीवन ये एक लहर है, इज ए वेव, और एक शरीर में जब वो प्रकट होती है वहां उसका स्वरूप दिखाई देता है। इस देह से निकल जाती है तो उसका स्वरूप कॉन्क्रीट नहीं होता है। जैसे गीता में कहा है, मेरे पे गीता का बहुत प्रभाव है, अव्यक्त रहता है, जन्म के पहले वो अव्यक्त रहता है और मरण के बाद ही वो अव्यक्त हो जाता है, बीच में उसकी अभिव्यक्ति होती है। वो एक होने वाली, चलते रहने वाली बात है। उसके बारे में मुझे चिंता तो कभी नहीं रही। अगर अगला जन्म होता है तो उसमें शरद जोशी क्या बनना चाहेंगे? इसके लिए तो मुझे आत्मचिंतन करना पड़ेगा। मैं कर्म सिद्धांत में मानता हूँ, लेकिन इस जन्म का जो मेरा कर्म है उससे मुझे अगला जन्म कौन सा मिलेगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन मुझे ये लगता है कि अगर मिलता है तो वहां भी मैं एक ही सूत्र ध्यान में रखूंगा कि अपने से प्रामाणिक रहना, जो रसेल का वाक्य है कि ऑनेस्टी टू वनसेल्फ, वन्स ओन पर्सनैलिटी, जो भगवत गीता का है कि अपना धर्म ही कभी छोड़ना नहीं, अपना धर्म छोड़ना बहुत खतरनाक बात है। इंसान आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ इंसान अपने निस्वार्थ जीवन, त्याग और असीम स्नेह से पूरे जहां को अपना बना देते हैं, जिसमें सबको एक नागरिक होने का, एक देश प्रेमी होने का और उससे भी कहीं ज्यादा एक अच्छे इंसान होने का गर्व महसूस हो। एक नई सुबह लेकर जिसका नाम है शरद जोशी।